बच्चों हमने देखा कि सैयद वंश की स्थापना कैसे होती है। जो तुगलक वंश के अंतिम शासक होते हैं उनके समय एक विदेशी आक्रमणकारी तैमूर का भारत पर आक्रमण होता है और तैमूर भारत के पंजाब के क्षेत्र को विजित करके यहाँ पर पंजाब के मुल्तान में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं, खिज्र खां, और यही खिज्र खां आगे चलकर सैयद वंश की स्थापना करते हैं। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन हुए? खिज्र खां हुए। हालांकि अपनी बुक में बहुत कम दे रखा है सैयद वंश के ऊपर, सिर्फ संस्थापक बता रखा है और आगे चल के सुल्तान की उपाधि कौन धारण करते हैं, तो 2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। लेकिन आपको पूरी जानकारी रहे इसलिए मैंने इसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आक्रमणकारी थे तैमूर, ये आखिरकार कौन थे। तो तैमूर 14वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण शासक थे जिनका विशाल तैमूरी साम्राज्य था और इनका साम्राज्य मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में फैला हुआ था। ये तुर्क वंश से संबंधित थे। आगे चलकर इसी वंश के बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है और तैमूर के बारे में ये कहा जाता है कि ये विश्व के जो क्रूरतम शासकों में से एक गिने जाते हैं और ये मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां की तरह ही बनना चाहते थे। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि किसका आक्रमण होता है भारत पे? तैमूर का आक्रमण होता है। किसके समय में होता है? तुगलक वंश के समय में होता है। और ये क्या करते हैं? अपना एक प्रतिनिधि पंजाब के क्षेत्र को जीतते हैं, अपना एक प्रतिनिधि वहाँ पर नियुक्त करते हैं और वही प्रतिनिधि कौन होते हैं? खिज्र खां, जो आगे चलकर सैयद वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है। और ये जो वंश था, ये जो सैयद वंश था, ये मुसलमानों की जो तुर्क जाति थी उसका अंतिम वंश था। जैसे कि जब मैंने सल्तनत काल पढ़ाना आपको शुरू किया था तब बताया था कि 5 राजवंशों में जो 4 राजवंश हैं वो तो किससे संबंधित होते हैं? वो तुर्क जाति से संबंधित होते हैं और जो अंतिम वंश होता है लोदी वंश, वो अफगान से संबंधित होता है। तो अभी हम देखते हैं कि सैयद वंश में कुल कितने शासक हुए। तो सबसे पहले हुए खिज्र खां, जो कि क्या थे? संस्थापक थे। और अगर हम इनकी समय अवधि देखें कि इन्होंने भारत पर कब शासन किया, तो 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक इनका भारत में शासन काल रहा। इसके बाद इनके पुत्र बनते हैं मुबारक शाह, जिनका कार्यकाल रहता है 1421 से लेकर 1434 ईस्वी। और इसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं मुबारक शाह के दत्तक पुत्र, जिनका क्या नाम होता है? मोहम्मद शाह। ठीक है। इनका कार्यकाल रहता है 1434 से लेकर 1443 ईस्वी तक। और अंतिम शासक रहते हैं आलम शाह, जो क्या करते हैं? बहलोल लोदी, जो कि लोदी राजवंश के संस्थापक होते हैं, उनके लिए स्वेच्छा से अपनी सत्ता का त्याग कर देते हैं। तो जो ये सैयद वंश के अंतिम शासक, अंतिम जो सुल्तान थे वो कौन थे? आलम शाह। और इनका कार्यकाल रहता है 1443 से रहकर 1451 ईस्वी तक। सबसे पहले हम देखते हैं संस्थापक खिज्र खां को। तो खिज्र खां का कार्यकाल जैसे कि हमने देखा 1414 से 1421 ईस्वी का माना जाता है और खिज्र खां क्या थे? सैयद वंश के संस्थापक थे। तो 1 नंबर का अपना ये क्वेश्चन बन गया है कि सैयद वंश के संस्थापक का नाम बताइए। नोट कर लीजिए इसको। तो तैमूर लंग ने भारत को लूटा और भारत को लूट करके मुल्तान, और मुल्तान कहाँ पर पड़ता था? पंजाब के क्षेत्र में, वहाँ पर इनको अपना राज्यपाल नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? खिज्र खां को अपना राज्यपाल नियुक्त किया। मानचित्र में आप देख पा रहे हैं ये भारत है और भारत के इधर ये वर्तमान जो पाकिस्तान का क्षेत्र है इसमें मुल्तान स्थित है। और पहले आपको पता है पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा होता था, ये पूरा क्षेत्र भारत का होता था। तो ये पंजाब के क्षेत्र में मुल्तान में किसको? खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं तैमूर लंग, जैसा कि हमने देखा था। आगे चल करके खिज्र खां 1414 ईस्वी में दिल्ली में जो शासक होते हैं, कौन होते हैं शासक? दौलत खां, इनको परास्त करते हैं और दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना कर लेते हैं 1414 ईस्वी में। लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने अपने पूरे शासनकाल के दौरान सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। फिर क्या किया इन्होंने तैमूर जब तक जीवित रहे तैमूर के साथ, और बाद में तैमूर के जो पुत्र थे शाहरुख मिर्जा, इनके अधीन रहकर जागीरदार के रूप में कार्य किया और रैयत ए आला की उपाधि धारण की, यानी उनके प्रति निष्ठा रखी। सुल्तान की अलग से इन्होंने उपाधि धारण नहीं की। लेकिन आगे हम देखते हैं कि जब इनके पुत्र आते हैं, खिज्र खां के पुत्र, क्या नाम होता है इनके पुत्र का? मुबारक शाह। तो मुबारक शाह क्या करते हैं? अपने पिता के विपरीत सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। कौन सी उपाधि धारण करते हैं? सर्वशाह की उपाधि धारण करते हैं अपने पिता के विपरीत, और साथ ही अपने नाम के सिक्के भी इनके द्वारा चलवाए जाते हैं। ठीक है।
विख्यात इतिहासकार हुए थे, एक इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। क्या नाम था? अहमद सरहिंदी। वो इनके समकालीन थे और उनकी पुस्तक थी, क्या नाम था पुस्तक का? तारिख ए मुबारक शाही। और ये तारिख ए मुबारक शाही जो पुस्तक थी, इनसे हमें सैयद वंश के जो शासक थे मुबारक शाह, इनके शासनकाल की हमें जानकारी प्राप्त होती है। बाद में आगे चलकर इन्हीं के वजीर, क्या नाम होता है वजीर का? सरवर उल मुल्क के द्वारा इनकी 1434 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं वो होते हैं इनके दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह कुछ समय के लिए शासन करते हैं। उसके बाद उनके पुत्र होते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, वो शासन करते हैं। आलम शाह उनकी उपाधि होती है। तो ये क्या होते हैं? सैयद वंश के अंतिम शासक होते हैं। तो सैयद वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं? आलम शाह होते हैं। बाद में जब इब्राहिम बहलोल लोदी भारत पे आते हैं, ठीक है, तो बहलोल लोदी के समय ये स्वेच्छा से अपना सुल्तान का पद छोड़ देते हैं। किसके लिए? लोदी के लिए, बहलोल लोदी के लिए। और 1451 ईस्वी में ये स्वेच्छा से अपना पद छोड़ देते हैं और बाद में कहाँ चले जाते हैं? बदायूं चले जाते हैं। और बदायूं हमें पता है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो इसी के साथ ये सैयद वंश का शासन समाप्त हो जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। एक क्वेश्चन तो जैसे हमने देखा कि सैयद वंश के संस्थापक का नाम बताइए, तो हमने देखा सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। और उसके बाद हमने देखा कि किसने, सैयद वंश के कौन से शासक ने सुल्तान या सर्वशाह की उपाधि धारण की? तो हमें पता है किसने धारण की? मुबारक शाह ने धारण की। उसके बाद सैयद वंश के बाद हमें पता है किसके पास आ गई सत्ता? बहलोल लोदी के पास। तो अब कौन से साम्राज्य की स्थापना होती है? लोदी वंश, लोदी साम्राज्य की स्थापना होती है। और लोदी वंश का जो संपूर्ण कार्यकाल रहा वो रहा 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तब लोदियों के हाथ से सत्ता निकल जाती है और इसी के साथ ही सल्तनत काल भी समाप्त हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यह पहला अफगान वंश था। ऊपर के जो चारों वंश थे वो तुर्की थे और ये अफगानी थे, ठीक है। लोदी वंश के जो शासक हुए हैं उनमें महत्वपूर्ण 3 ही शासक हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तीनों का ही वर्णन हमारी किताब में दे रखा है। तो बहलोल लोदी का एक कार्यकाल देखते हैं। 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक बहलोल लोदी ने भारत पर शासन किया। इसके बाद सिकंदर लोदी ने 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक, और इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक रहे, इनका शासनकाल रहा 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि लोदी वंश के संस्थापक का नाम बताइए। तो कौन थे लोदी वंश के संस्थापक? बहलोल लोदी। तो 1 नंबर का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बहलोल लोदी के बारे में ये कहा जाता है कि ये क्या थे? सैयद वंश के जो शासक थे मोहम्मद शाह, उसके समय में ये सरहिंद के गवर्नर रहे थे। और सरहिंद कहाँ है? ये पंजाब के क्षेत्र में, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ सरहिंद के गवर्नर रह चुके थे। इसके बाद क्या होता है? इनके कार्यकाल की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, जौनपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो जौनपुर के शासक होते हैं, एक उनका नाम होता है महमूद शाह सरकी। वो दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है? उनके प्रयास को असफल कर दिया जाता है। तो और कोई ज़्यादा उपलब्धि नहीं है बहलोल लोदी की, बस यही है कि संस्थापक थे और इनकी बाद में मृत्यु हो जाती है 1489 ईस्वी में। उसके बाद जो शासक बनते हैं वो होते हैं सिकंदर लोदी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक होते हैं। लोदी वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं सिकंदर लोदी, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इनका जो वास्तविक नाम है, निजाम शाह। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? निजाम शाह था। इन्होंने अपने साम्राज्य का काफ़ी क्षेत्र में विस्तार किया। तिरहुत, बिहार और बंगाल, ये आप देख पा रहे हैं, बंगाल बिहार तक इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इसके अलावा इन्होंने आगरा का भी निर्माण किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आगरा का निर्माण किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के हिसाब से। तो आगरा का निर्माण किया था लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने। और आगे चलकर ये आगरा को अपनी राजधानी भी बनाते हैं। कब बनाते हैं आगरा को अपनी राजधानी? 1506 ईस्वी में। और राजधानी बनाने के पीछे तर्क क्या था, कारण क्या थे? वो ये थे कि ये इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर और धौलपुर के शासक को अपने अधीन रखना चाहते थे और इसलिए इन्होंने क्या किया? आगरा नगर का निर्माण किया। तो ये जो राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, इनके शासकों को ये अपने अधीन रखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने आगरा नगर का निर्माण किया और आगे चल करके आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया। इन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए और सुधार कार्यों के लिए इतिहास में जाने जाते हैं। जैसे इन्होंने राजस्व सुधार के तहत
भूमि को मापन करने हेतु, भूमि को मापने के लिए एक गज चलाया और उस गज का क्या नाम था? सिकंदरी गज। और सिकंदरी गज की विशेषता ये थी कि ये 30 इंच के लगभग होता था। इसी के साथ ही इनको काव्य शास्त्र में भी रुचि थी। ये खुद कविताओं की रचना करते थे और किस नाम से करते थे? गुलरू खां के नाम से। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्यकालीन उन शासक का नाम बताइए जो कि गुलरू खां के नाम से फारसी में कविताओं की रचना करते थे। तो कौन करते थे? सिकंदर लोदी करते थे। आगे चलकर रुग्णता यानी बीमारी के कारण सिकंदर लोदी का निधन हो जाता है 1517 ईस्वी में। और उसके बाद जो अगले शासक बनते हैं लोदी वंश के, और इन्हें हम अंतिम शासक भी कह सकते हैं, लोदी वंश के भी और संपूर्ण सल्तनत काल के भी। तो कौन होते हैं? इब्राहिम लोदी होते हैं। और इनका कार्यकाल होता है 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। ये सिकंदर लोदी के सबसे छोटे बेटे होते हैं। लोदी राजवंश और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान होते हैं। इनकी समय की जो महत्वपूर्ण घटना देखते हैं तो खातौली का युद्ध इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है। और खातौली का युद्ध कहाँ हुआ था? ये आप देख पा रहे हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में खातौली का युद्ध हुआ था। उस समय क्या था कि राणा सांगा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और इब्राहिम लोदी को लगा कि इससे दिल्ली को, ये आप देख पा रहे हैं राजस्थान की सीमा है यहाँ पर, और इधर ये क्या है? दिल्ली है, और यहाँ ये क्या है? आगरा है। तो उनको लगा कि दिल्ली और आगरा के लिए खतरा उपस्थित हो सकता है, तो दोनों के मध्य युद्ध होता है। और कहाँ पर होता है? खातौली का युद्ध होता है। लेकिन ये खातौली का युद्ध जो कि 1517-1518 ईस्वी में होता है, राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्धों में गिना जाता है। तो खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी राणा सांगा से क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो खातौली का युद्ध किससे संबंधित है? इब्राहिम लोदी से संबंधित है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है, जो एक तरह से युगांतकारी घटना है, युग परिवर्तनकारी घटना है भारतीय इतिहास में, वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। अब प्रथम क्यों बोला? क्योंकि पानीपत जो कि हरियाणा में स्थित है, पानीपत क्षेत्र, वहां पर क्या होता है? 3 युद्ध होते हैं और तीनों ही युद्धों का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो आपको समझ में आ ही गया कि इससे मुगल वंश की, मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना होती है और सल्तनत काल समाप्त होता है। उसके बाद जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 ईस्वी में, उसमें क्या होता है? उसमें हेमू के मध्य और किसके मध्य? अकबर के मध्य लड़ाई होती है। ठीक है, और पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है वो मराठा साम्राज्य के समय होता है। तो तीनों युद्धों का अपने इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। किस किस के मध्य होता है? बाबर के मध्य होता है। ठीक है, बाबर के मध्य, बाबर काबुल का शासक होता है, उसके मध्य, और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं क्योंकि बाबर के द्वारा इसमें तुलुगुमा युद्ध पद्धति का उपयोग किया जाता है। जब बाबर पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि ये तुलुगुमा युद्ध पद्धति क्या होती थी। तो ये इसका प्रयोग करते हैं और लोदी वंश को समाप्त करके भारत में मुगल वंश की, मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यहाँ ये आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये भारत है, ये यहाँ राजस्थान है, और राजस्थान के हम उत्तर में देखें पंजाब, और ये हरियाणा। तो ये यहाँ पे जो स्थित है हरियाणा में, ये क्या है? पानीपत। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि ये सल्तनत काल के जो अंतिम साम्राज्य थे, सैयद वंश और लोदी वंश, ये आपको समझ में आए होंगे। अगली कक्षा में हम सल्तनत कालीन प्रशासन को डिस्कस करेंगे कि सल्तनत काल में आखिर शासन की व्यवस्था कैसी थी। धन्यवाद।